एल्गोरिदम किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए इंस्ट्रक्शंस का एक सेट होता है, चाहे कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो या फिर कोई फैसला लेना हो। ये एक रेसिपी की तरह है जो मुश्किल दिखती है पर असल में आसान होती है। चाहे कुदरत हो या सरकारें या फिर बड़ी बड़ी कंपनियां, सब के सब एल्गोरिदम्स का इस्तेमाल करते हैं। एक बड़ी दुनिया की चाबी है ये एल्गोरिदम, पर इनमें हमारा नुकसान भी छिपा है। हम जो भी करते हैं उस पर इन्हीं एल्गोरिदम्स का असर है। अब ये लोगों की जिंदगी का जरूरी हिस्सा है। शुरू में सोशल मीडिया का काम था लोगों को जोड़ना। हेलो। सोशल मीडिया हमें एक दूसरे से दूर कर रहा है। बड़ी कंपनियां, सरकारें और कंप्यूटर हम पर निगरानी रखते हैं। हम इस निगरानी का हर मुमकिन विरोध करेंगे। लोगों का काम अब एआई ने करना शुरू कर दिया है। मैं हूं अंजन सुंदरम और मैं एक जर्नलिस्ट, ऑथर और मैथमेटिशियन हूं। मैंने मैथ्स इसलिए छोड़ी क्योंकि मुझे लगा कि मैथ्स मुझे असली जिंदगी, असली दुनिया और असली लोगों से जोड़ नहीं पा रही है। लेकिन अब एल्गोरिदम ने सब कुछ बदल दिया है। एल्गोरिदम को अब इग्नोर नहीं किया जा सकता। ज्यादातर लोगों को एल्गोरिदम की लिमिटेशंस नहीं पता है और हमने लोगों को बस डरना सिखा दिया है। ताकत की जंग में एल्गोरिदम ने लोकतंत्र को हिला दिया है, कई देशों में उथल पुथल मचा दी है। हमें इंटरनेट की चीजों पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। डिसइंफॉर्मेशन या गलत जानकारी देना एक नई लड़ाई का रूप ले चुका है। समझ नहीं आता किस पर भरोसा करें। हम पर निगरानी रखी जा रही है, हमें ट्रैक किया जा रहा है, पर कैसे लड़ें हम अपनी प्राइवेसी और आजादी बचाने की लड़ाई? मैं इस खुफिया लड़ाई को समझना चाहता हूँ। एल्गोरिदम ज्यादा आजादी देते हैं या हमें बनाते हैं टेक्नोलॉजी का गुलाम? हम समझ गए हैं कि एल्गोरिदम्स हमारी लाइफ का बड़ा हिस्सा कंट्रोल करते हैं, पर वो हमारी मदद भी कर सकते हैं। हमारी जिंदगी को बदलने वाले बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनके पीछे एल्गोरिदम्स हैं। ऐसे ही कुछ प्रोडक्ट्स टेस्ट करने मैं शंघाई आया हूं। मैं अपने टैबलेट पर कुछ एल्गोरिदमिक एप्स के सहारे शहर को एक्सप्लोर करूंगा। क्या बिना मदद के कभी जिस शहर में घूमना बेहद मुश्किल होता था, वहीं मुझे ज्यादा आजादी महसूस होगी? मैं आज टूरिस्ट की तरह घूमूंगा। मुझे यहाँ स्ट्रीट साइन तक समझ नहीं आ रहे हैं। क्या एल्गोरिदम शहर घूमने में मेरी मदद कर पाएंगे? मैं इस विशाल लाल बिल्डिंग की फोटो ले रहा हूँ और एल्गोरिदम से पूछ रहा हूँ कि इसका नाम क्या है। ओह, तो ये है चाइना आर्ट म्यूजियम। एल्गोरिदम ने इंटरनेट पर इस बिल्डिंग की सारी इमेजेस को छाना और फिर इसकी मैं ज्यादा बेफिक्री से घूम पा रहा हूँ। आप कैसे हैं? आप क्या हाल है? जी हाँ, आप कैसे हैं? मैं शंघाई के इस आम से इलाके में आया हूँ। देखते हैं यहाँ के मार्केट में एल्गोरिदम मेरी मदद कर पाएगा या नहीं। एक सेकेंड, ये क्या है? बैंगन? क्या ये एक चाइनीज बैंगन है? हाँ, अरे वाह, थैंक यू। अरे वाह, कितनी प्यारी फिश है। पता नहीं ये कौन सी फिश होगी। देखते हैं कि एल्गोरिदम मुझे क्या बताता है। वाह, इतनी जल्दी बता दिया। ये ब्रीम फिश है जो चाइना के यांगसी बेसिन में पाई जाती है। एल्गोरिदम की वजह से अचानक मुझे बाजार में इंटरेस्ट आने लगा है। ये मुझे हर चीज के बारे में बता रहा है और मैं लोगों से बातचीत कर पा रहा हूँ, जो नॉर्मली पॉसिबल नहीं था। ये कहाँ के श्रिम्प हैं? थैंक यू। मैं हैरत में पड़ गया हूँ।
बाजार की हर चीज को पहले कोड में और फिर इंग्लिश में बदला जा रहा है ताकि मैं समझ सकूं। मेरे हाथ में एल्गोरिदम है और मैं ज्यादा अच्छी तरह घूम पा रहा हूं, पर मेरा ध्यान इस बात पर गया कि कैमरे चारों तरफ हैं। आज सीसीटीवी कैमरास में फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी भी जुड़ गई है। अब सरकारें एल्गोरिदम के जरिए बॉर्डर पर लोगों को पहचानती हैं, स्मार्टफोन्स को अनलॉक करती हैं, क्रिमिनल्स का पता लगाती हैं और बैंकिंग लेनदेन को मंजूरी देती हैं। पर चाइना में एल्गोरिदम का इस्तेमाल जिंदगी के कुछ अनछुए पहलुओं में हो रहा है। सन 2018 में बीजिंग में खुला दुनिया का पहला एआई फोकस्ड पार्क। यहां ऑगमेंटेड रियलिटी ताइची है, ड्राइवरलेस शटल बसेस चलती हैं और है स्मार्ट रनिंग ट्रैक। ये है मेरी लोकल ट्रांसलेटर कोको। ये एआई वाले इस ट्रैक का इस्तेमाल करने में मेरी मदद करेंगी। ये ट्रैक फेशियल रिकॉग्निशन के जरिए मेरी मूवमेंट्स पर नजर रखेगा। इसके अलावा मेरी हार्ट बीट और पल्स पर भी, जिन्हें बाद में एनालाइज किया जाएगा। पहली नजर में ये मजेदार लगता है, कोई नुकसान नहीं है इसका। आपको QR कोड स्कैन करना है, इससे आपका फेस सिस्टम में रजिस्टर हो जाएगा। तो मैं सेल्फी लेता हूँ। हाँ। फेस रिकॉग्निशन सिस्टम इसी फेस का इस्तेमाल करेगा। हाँ। तो क्या मैं बिना फोन के जा सकता हूँ? हाँ। मैंने अपना फेस इस कैमरे पर रजिस्टर किया ताकि पता चले कि मैं कितनी तेज और कितनी दूर दौड़ रहा हूँ। पर सबसे खतरनाक पहलू ये है कि ये टेक्नोलॉजी हर वक्त मुझ पर नजर रखेगी। देखते हैं क्या रिजल्ट आए हैं। उम्मीद है कि ये मुझे पहचान लेगी। मेरा फेस 80% मैच हो गया है। ओह यस, ओके। तो मैं करीब 1 किलोमीटर दौड़ा। मजा तो आया, पर अब लग रहा है कि मुझ पर निगरानी रखी जा रही है। बाइडू ने ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पार्क इसलिए बनाया होगा ताकि लोगों को अपने आसपास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीनों की आदत पड़े। पर यहाँ आकर ऐसा लग रहा है कि इन मशीन्स की वजह से मेरी प्राइवेसी चली गई, क्योंकि इस पार्क में जॉब करने के लिए भी मेरा फोटो ले लिया गया, फोन नंबर ले लिया गया, जो मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन है। अब लग रहा है वो किसी और के हाथों में है और मेरा उस पर कोई कंट्रोल नहीं रहा। बाइडू आखिर ये सब डेटा जमा करके करेगी क्या? क्या डेटा और एल्गोरिदम्स के सहारे सारे शहर में मुझ पर निगरानी रखी जाएगी? चाइना में फेशियल रिकॉग्निशन कैमरास कानून व्यवस्था के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। धोखाधड़ी करने वालों और कानून तोड़ने वालों की तस्वीर बड़ी स्क्रीन पर दिखाकर उन्हें शर्मिंदा किया जाता है। पुलिस कानून तोड़ने वालों पर जुर्माना लगा सकती है, पर क्या वो मुझे पहचान लेगी? यहाँ पर 4 कैमरे मुझ पर निगरानी रख रहे हैं। मुझे सोचकर घबराहट हो रही है कि ये मुझे देख ही नहीं रहे बल्कि मुझे पहचान भी रहे हैं। मेरी तस्वीर खींचने के बाद एल्गोरिदम इसे डेटाबेस में मौजूद तस्वीरों से मैच करके मुझे पहचानता है। लीजिए, मुझे शर्मिंदा करने के लिए स्क्रीन पर मेरी इमेज आ ही गई। सिस्टम काम कर रहा है, ये साबित हो गया है, पर मुझे बहुत अजीब लग रहा है क्योंकि इस वक्त सब मुझे घूर रहे हैं। एल्गोरिदम से अक्सर चूक भी हो जाती है। एनालिस्ट बताते हैं कि अक्सर गलत लोगों को पहचान कर रोक लिया जाता है। अगर फेशियल रिकॉग्निशन इतने बड़े पैमाने पर मेरी आजादी छीन सकता है, तो मैं जानना चाहता हूं कि ये एल्गोरिदम कैसे काम करते हैं और सरकारें या कंपनियां कैसे मेरी हर हरकत पर नजर रख रही हैं। अमरूला ने बहुत ही हाईटेक एआई फेशियल रिकॉग्निशन एल्गोरिदम डेवलप किया है। ये आपको ही नहीं, आपकी उम्र और इमोशनल स्टेट तक को पहचान लेता है। आपने इस एल्गोरिदम को किस तरह डिजाइन किया? फेशियल रिकग्निशन को आप कई छोटी छोटी प्रोसेसेस में बदल सकते हैं। सबसे पहले तो चेहरा खोजा जाता है, इसके बाद एनकोडिंग की जाती है। इसमें फेस को 128 डायमेंशनल फैक्टर में बदल दिया जाता है। ओके। इसे समझाने का एक तरीका ये है कि ये जो आपके चेहरे पर मैं डॉट्स लगा रहा हूँ, ये इन्हें कनेक्ट करता है, इनके बीच की दूरी को समझता है। अच्छा। तो एक बार जब ये 128 डायमेंशंस को पहचान लेता है तो उन सब को जोड़कर एक जाल बनाता है। कंप्यूटर के लिए ये है अंजन का फेस,
एल्गोरिदम के लिए यही आपका चेहरा है। मैंने अपना एक फोटो क्लिक किया है ये जांचने के लिए कि क्या एल्गोरिदम इंटरनेट पर मौजूद मेरी तस्वीरों से कंपेयर करके पहचान पाएगा मैं कौन हूं। इसका मतलब ये कि सड़क पर कोई भी कैमरा हो वो मेरी तस्वीर लेकर हाँ। एल्गोरिदम के जरिए जी। मुझे पहचान सकता है। बिल्कुल। चलिए ट्राई करते हैं। ओके। मैच करने से पहले इसे एनकोड करना पड़ता है। ओके। मर गए, इसने तो मुझे पहचान लिया। हाँ सही है। ये तो भयानक है। एल्गोरिदम ने पहले ली मेरी तस्वीर को इंटरनेट पर मौजूद तस्वीर से मैच कर लिया है। ये बहुत ही डरावना है। इतने मामूली से एल्गोरिदम ने मुझे पहचान लिया। इसका मतलब सड़क का हर कैमरा मुझे पहचान सकता है। ऐसा लगता है मानो हर वक्त आप पर निगरानी रखी जा रही है। इसमें डरने की जरूरत नहीं है। ये इसलिए है ताकि आप कोई कानून ना तोड़े। तो इसका मतलब अगर आप सड़क पर किसी क्रिमिनल के साथ जा रहे हैं, हाँ, ऐसे में सरकार आपको उस क्रिमिनल का साथी मानेगी। हाँ बिल्कुल, गुड पॉसिबिलिटी, बिल्कुल हो सकता है। ये तो मूवी 1984 के जैसा लग रहा है। मेरा मानना यह है कि ये टेक्नोलॉजी नई नहीं है, पर आज इसके लिए जमा किया जाने वाला डेटा बहुत बढ़ गया है। एल्गोरिदम डेटा पर ही चलता है। मशीन को किसी इंसान का चेहरा पहचानना सिखाने के लिए लाखों फेसेस के जरिए ट्रेनिंग दी जाती है। इमेजेस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ली जाती हैं और कई बार इनकी परमिशन भी नहीं ली जाती। यहां आप कौन सा एल्गोरिदम यूज कर रहे हैं? यहाँ हम 3 तरह के एल्गोरिदम यूज कर रहे हैं। ये इन तीनों का कॉम्बिनेशन है। पहला जो है वो है फेस डिटेक्शन, जो भीड़ में फेसेस पहचानता है और उनके कोऑर्डिनेट्स नोट करता है। इसके बाद डेटा दूसरे एल्गोरिदम को भेजा जाता है जहां एज पहचानी जाती है और जेंडर भी पहचाना जाता है। राइट। तीसरा एल्गोरिदम कौन सा है? अगर आप नीचे देखें तो फौरन इसे पहचान जाएंगे। ये है इमोशनल की पहचान। रिकग्निशन। ये स्टिल इमेज नहीं ले रहा है, बल्कि ये लगातार इमेज कलेक्ट कर रहा है। और यहाँ 4 इमोशन पहचाने जाते हैं: गुस्सा, खुशी, दुख और हैरत। तो ये मुझे किस तरह पहचान रहा है? मैं इसे खुश लग रहा हूँ क्या? इसे लग रहा है कि आप खुश हैं। अगर मैं ऐसा इमोशन दूं तो समझेगा मैं गुस्से में हूँ। वाओ। हाँ तो बिल्कुल। ये मेरी आईब्रोज और माथे पर नजर रखे हुए है। इसके लिए आपका चेहरा एक कैनवस है और ये इनपुट तलाश रहा है कि आप क्या फील कर रहे हैं। इमोशन डिटेक्शन टेक्नोलॉजी के लिए 2 तकनीक चाहिए: बारीकी से चेहरे के एक्सप्रेशंस रिकॉर्ड करने वाला कंप्यूटर विजन और मशीन लर्निंग, जो एल्गोरिदम के सहारे चेहरे की इमोशनल स्टेट को पहचाने। शुरुआत में कैमरा और एल्गोरिदम का इस्तेमाल मार्केट रिसर्च में होता था, किसी एड या प्रोडक्ट पर लोगों के रिएक्शंस देखने के लिए। आज बड़े पैमाने पर हमारे इमोशंस इकट्ठा करना $20 अरब की इंडस्ट्री बन चुका है। इसे मेडिसिन, सिक्योरिटी और कार इंडस्ट्री में यूज किया जा रहा है। एल्गोरिदम पहचान लेता है कि पेशेंट को और दवाई कब देनी है, बेहतर स्मार्ट कार फीचर्स कैसे बनाने हैं या किसी गलत इंसान को कैसे पहचानना है। मुझे लगता है कि अब बाय डिफॉल्ट सबको मेरे बारे में सारी खबर है। सड़क पर फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर नजर रख रहा है। इंटरनेट पर भी मेरी हर हरकत पर नजर है। ऐसे में अगर मुझे अपनी प्राइवेसी चाहिए तो उसके लिए कदम उठाने होंगे, सीखना होगा। ऐसे हालात में पर्सनल जिम्मेदारी बहुत ज्यादा मायने रखती है। मुझे बताइए कि आज फेशियल रिकॉग्निशन, प्राइवेसी और अपनी आज़ादी के मद्देनजर सोसाइटी को पहले कौन सी चीज़ समझनी या सीखनी होगी? हाँ, तो पहली चीज ये कि सरकार के भरोसे मत रहिए। ओके, बताइए कि हमें किस चीज़ पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा? कोड लिखना सीखना होगा। सच में? कल्चर और स्किन कलर के हिसाब से फेशियल एक्सप्रेशंस भी बदल जाते हैं। अक्सर एल्गोरिदम्स को गोरे चेहरों के सहारे ट्रेनिंग दी जाती है। इसका असर ये होता है कि दूसरे रंगों के चेहरों की पहचान में ये गड़बड़ी कर देता है। बात यह है कि अगर किसी एल्गोरिदम का डेटा इनपुट ही बायस्ड है तो उसके नतीजे भी गलत होंगे। फेशियल रिकॉग्निशन एल्गोरिदम की इकलौती टेक्नोलॉजी नहीं है जिस पर भेदभाव करने और निगरानी करने वाली सरकार बनाने का इल्जाम लगता है। अब मैं दुनिया के दूसरे कोने में जा रहा हूँ, ये पता लगाने के लिए कि एल्गोरिदम्स का एक कम्युनिटी की आजादी पर क्या असर पड़ा है।
पूरी दुनिया में पुलिस अब डेटा के सहारे निगरानी कर रही है। नॉर्थ अमेरिका में तो अब ये आम बात है। एल्गोरिदम के जरिए अंदाजा लगाया जा रहा है कि आगे चलकर कौन क्राइम करेगा और किन जगहों पर क्राइम होने की संभावना सबसे ज्यादा है। मैं लॉस एंजलिस के स्किड-रो इलाके में आया हूँ, जहाँ हर वक्त पुलिस की कड़ी नजर रहती है। मैं ये पता लगाना चाहता हूँ कि यहाँ के लोग प्रिडिक्टिव पुलिसिंग के बारे में क्या सोचते हैं। इस इलाके में गरीबी है, बेघर लोग हैं और हैं तरह तरह के अपराध। स्किड-रो में कितनी सड़कों पर ये हालात है? देखिए, ये पूरा इलाका 50 ब्लॉक का है और उन 50 ब्लॉक्स में से 15 ब्लॉक्स ऐसे हैं जहां पर बेघर लोग रहते हैं और इनमें से 82% ब्लैक लोग हैं, 40-60% लोगों में किसी तरह की डिसेबिलिटी है और करीब 90% लोग ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा गरीब हैं। क्या पुलिस आप पर निगरानी रखती है? जी हाँ, मेरे ऊपर निगरानी रखी गई है। कैसा महसूस होता है तब? कई बार पुलिस मेरा पीछा करती है, मुझ पर हमेशा नजर रखती है। कई बार तो मुझे बहुत गुस्सा आता है और मेरे पर्सनल काम होते हैं तब भी ये मुझे नहीं छोड़ते हैं, मेरा पीछा करते रहते हैं। सच पूछे तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ये सब। क्या ऐसा महसूस होता है कि आप ही क्रिमिनल हैं? हाँ, बिल्कुल लगता है, क्यों नहीं लगेगा। ऐसा लगता है जैसे हम जनता के नंबर 1 दुश्मन हैं। आपने भले ही कुछ गलत ना किया हो, पर प्रिडिक्टिव पुलिसिंग के बहाने हमारे बिहेवियर पर नजर रखी जाती है, निगरानी रहती है, हमारी जानकारियां जमा की जाती हैं। एक तरह से ये हमारी आजादी से खिलवाड़ ही तो है। यानी पुलिस के डेटाबेस में आपका डिजिटल वर्जन मौजूद है? हाँ बिल्कुल। और उस डिजिटल वर्जन पर ही निगरानी रखी जाती है? सही कहा। इस वक्त जब हम इस इलाके में खड़े होकर बातें कर रहे हैं, हाँ, प्रिडिक्टिव पुलिसिंग और इसका एल्गोरिदम इस तरह डिजाइन किया गया है कि हमारे बस यहाँ मौजूद होने की वजह से वो हमें बाकी लोगों से ज्यादा क्रिमिनल मानेगा, क्योंकि हम यहाँ इस इलाके में। हाँ सही कहा। यहाँ के लोगों को पुलिस की प्रिडिक्टिव पुलिसिंग कतई बर्दाश्त नहीं है। उनके मुताबिक एल्गोरिदम्स भेदभाव का दौर वापस ला रहे हैं। फ्रेड पोल बनाने वाले डॉक्टर जेफ ब्रैंडिंगम प्रिडिक्टिव पुलिसिंग के पायनियर हैं। इनका दावा है कि एल्गोरिदम्स के सहारे अमेरिका में हर 33 में से एक व्यक्ति को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट या LAPD अमेरिका की उन 50 पुलिस फोर्सेस में से एक है जो प्रेड पोल यूज करती है। ये प्रेड पोल क्या है? ये पुलिस के रोजमर्रा के काम का टूल है। रोज सुबह पुलिस ऑफिसर 6 बजे की शिफ्ट में आता है और रोल कॉल होता है। सुपरवाइजर कहता है कि आज के प्रेडिक्टिव मिशंस ये रहे और इन लोकेशन पर तुम्हें फोकस करना है। नए डेटा के बेस पर ये एकदम नए प्रेडिक्शंस हैं और इन इलाकों में क्राइम का रिस्क सबसे ज्यादा है। तो इस डेटा से उन्हें पता चलता है कि उन्हें कहां जाना है, किस जगह पर फोकस करना है, कहां फोर्स डिप्लॉय करनी है। सही कहा आपने। देखिए, साफ बात है, मेडिसिन हो या पुलिसिंग, बचाव पर प्राइमरी फोकस होना चाहिए। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एल्गोरिदम की प्रोसेस में तो पब्लिक सीधे सीधे इन्वॉल्व है। ज्यादातर क्राइम्स में पुलिस को तभी पता चलता है जब पब्लिक में से कोई कॉल करता है और बताता है कि मेरे घर चोरी हो गई है, और इस कॉल से एक डेटा पॉइंट बनता है जिसका यूज एल्गोरिदमिक फोरकास्ट में होता है और पुलिस तय करती है कि उसे कल कहां कहां ड्यूटी करनी है, यानी कहां डिप्लॉय होना है। तो सिस्टम एक इनपुट डेटा लेता है और इससे आंसर तैयार करता है। आपको क्या लगता है कि जनता की इस प्रोडक्ट के बारे में क्या राय है? देखिए, इसके भी 2 पहलू हैं। जब पुलिस ने इसे यूज करना शुरू किया तो पब्लिक में से किसी ने कॉल किया कि क्या बात है, आज बहुत दिनों बाद अपनी स्ट्रीट पर मैंने पुलिस को देखा, जो कि बहुत अच्छा लगा। इसका मतलब एल्गोरिदम अच्छा काम कर रहा है। दूसरा पहलू यह है कि कुछ लोगों को पता नहीं है कि प्रेडिक्टिव पुलिसिंग क्या है। वो मान बैठे हैं कि ये जनता को टारगेट करने का तरीका है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इससे हमें उस लोकेशन का पता चलता है जहां क्राइम का रिस्क ज्यादा है। उन जगहों पर पुलिस डिप्लॉय करके हम क्राइम होने से रोक सकते हैं। अगर आपका एल्गोरिदम कहता है कि इस पार्क में क्राइम होने के चांस ज्यादा हैं और मैं इस पार्क में वॉक कर रहा हूं, तो दूसरे इलाकों के बजाय पुलिस मुझे यहाँ सबसे ज्यादा चेक करेगी। मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, पर यहाँ जाते ही पुलिस मुझे क्रिमिनल समझने लगेगी। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि पुलिस आपको पोटेंशियल विक्टिम समझे और आपकी हेल्प करे। Okay. क्यों? तो आपको एल्गोरिदम पर पक्का भरोसा है? देखिए, ये किसी लोकेशन पर हमेशा एकदम परफेक्ट प्रेडिक्शन करे ऐसा नहीं है, पर धीरे धीरे क्या होता है, पुलिस मौकाए वारदात पर पहले से मौजूद रहने लगती है और पुलिस ऑफिसर को लगता है कि ये सॉफ्टवेयर तो बड़ा काम का है। मैथ्स बड़ा ही दमदार सब्जेक्ट है। ये पॉजिटिव बात तो है, डरावनी भी है। जेफ ने मैथ्स की
प्रेडिक्ट करने की पावर का इस्तेमाल किया। उन्होंने उसकी मदद से हमारी कॉम्प्लेक्स दुनिया और उसमें होने वाले क्राइम को मैथ्स की एक सिंगल लाइन में डालकर दिखा दिया। ये लोग प्रेडपोल एल्गोरिदम का विरोध कर रहे हैं। हमीद इस मूवमेंट के लीडर हैं और वो एल्गोरिदम्स वाली इस प्रेडिक्टिव पुलिसिंग का विरोध कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग साथियों, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबका स्वागत है। मैं स्टॉप एलएपीडी स्पाइंग कोalition का लीडर हूँ। बीते साल स्टॉप एलएपीडी स्पाइंग कोalition ने प्रेडिक्टिव पुलिसिंग पर एक रिपोर्ट रिलीज की। इसके बाद काफी हलचल शुरू हो गई थी और फिर जुलाई 2018 में सिटी हॉल में सिटी होल्डिंग पब्लिक हियरिंग्स का सिलसिला शुरू हुआ। ये एक रेसिस्ट सॉफ्टवेयर है। ये नई टेक्नोलॉजी चीजों को काफी चमकदार बनाकर प्रेजेंट कर रही है, पर हम किसी भी हालत में सर्वेलेंस स्टेट को बर्दाश्त नहीं कर सकते। सर्वेलेंस बंद करो! सर्वेलेंस बंद करो! सर्वेलेंस बंद करो! एलएपीडी डेटा ड्रिवन पुलिसिंग पर हियरिंग कर रही है। एक्टिविस्ट्स का मानना है कि पहले से चले आ रहे भेदभाव को खत्म करने के बजाय ये उसे बढ़ावा दे रही है। हर रोज एक एक पल, हर रोज एक एक मिनट, हर घंटा, हर हफ्ता, हर महीना, हर साल मुझे टारगेट किया जाता है क्योंकि मैं अफ्रीकन ओरिजिन का हूं। और कमाल है कि आप मुझसे कह रहे हैं कि कहीं कोई भेदभाव नहीं है। मैंने आज यहाँ अपनी आंखों से देखा कि लोग पावर को चैलेंज कर रहे हैं और ये काफी पॉजिटिव बात है। लोगों की सोच रोज बदल रही है। ऐसे में कौन क्या करेगा ये आप कैसे प्रेडिक्ट करेंगे? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक प्रोग्रेसिव देश है और अगर 2019 में ऐसा हो रहा है तो फिर क्या कहेंगे आप? पुलिस का कहना है कि प्रोटेक्टिव पुलिसिंग या प्रेडपोल सॉफ्टवेयर से वो ज्यादा एफिशिएंट बन जाएगी, ज्यादा फोकस्ड होगी और क्रिमिनल्स पर कड़ी निगरानी रख पाएगी। क्या आप भी ये मानते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे ख्याल से हाईटेक और एल्गोरिदम्स यूज करने से पहले जनता से कंसेंट ले लेनी चाहिए, क्योंकि इसके जरिए लोगों को ट्रैक और अरेस्ट किया जाता है। स्टॉप एलएपीडी इस स्पाइंग कोalition वाले सॉफ्टवेयर को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहता है, पर मैं लैब में गया, रिसर्चर से बात की और मेरी राय है कि टेक्नोलॉजी को रोका नहीं जा सकता। अब तक मैं जिन भी जगहों पर गया हूँ मैंने यही पाया है कि एल्गोरिदम के सामने लोग बहुत वल्नरेबल फील करने लगते हैं। George Orwell, 1984, projects the ultimate evil, total control of the human will. अथॉरिटीज एल्गोरिदम के जरिए मेरा फेस रीड कर सकती हैं, मुझे ट्रेस कर सकती हैं, मेरे किसी बिहेवियर को प्रेडिक्ट भी कर सकती हैं, पर अगर वो मेरे दिमाग में झांक कर पता लगाने लगे कि मैं क्या फील कर रहा हूं तो क्या होगा? मैं चाइना में ब्रेन सर्वेलेंस रिसर्च के एक मेन सेंटर में आया हूं, ये जानने के लिए कि क्या ऐसा वाकई पॉसिबल है और तब हमारी आजादी का क्या होगा। निंगबो यूनिवर्सिटी सरकार के लिए न्यूरोकैप प्रोजेक्ट चला रही है। ये डिवाइस हेलमेट या हैट में लगे वायरलेस सेंसर्स के जरिए पहनने वाले के ब्रेन की एक्टिविटी को मॉनिटर करता है। ये डेटा एनालिसिस के लिए एल्गोरिदम को भेज दिया जाता है। आज न्यूरोकैप का यूज चाइना में मैन्युफैक्चरिंग और ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज और मिलिट्री में किया जा रहा है। ओके, तो मैं पहले आपको ये पहना देता हूँ। मैं इस ब्रेन मॉनिटरिंग डिवाइस को ट्राई कर रहा हूँ। ये आप क्या लगा रहे हैं? ये इलेक्ट्रोड्स हैं और इसके बाद मैं इन्हें न्यूरोकैप कंप्यूटर से जोड़ दूंगा और फिर अपना काम शुरू करूंगा। ये वेव्स देख रहे हैं आप? इन लाइंस का क्या मतलब है? ये है लो बीटा, हाई बीटा, लो गामा और हाई गामा। ओह, ओके। जी हाँ। इसमें अल्फा बीटा गामा क्या है? अल्फा बीटा और गामा ब्रेन के अरबों न्यूरॉन के बनाए इलेक्ट्रिक पल्सेस की फ्रीक्वेंसी को दिखाते हैं। ब्रेन की बनाई फ्रीक्वेंसीज को एल्गोरिदम पहचानता और एनालाइज करता है ताकि यूजर की इमोशनल स्टेट में आए बदलावों को पहचान सके। ये हमारे थॉट्स को पढ़ने के लिए नहीं बना है, बल्कि हमारी एंग्जाइटी, टायर्डनेस, डिप्रेशन और एंगर को पहचानना इसका मकसद है। तो मेरी मेंटल टायर्डनेस 100 में से 40 है, जबकि बेसलाइन 50 है। मेंटल लोड 42 है, यानी ये एवरेज से नीचे है। और ये क्या है?
अराउसल? ओह, मैं तो जरा भी अराउस्ड नहीं हूँ। और अटेंशन, सारा अटेंशन आपकी तरफ है। अच्छा स्टूडेंट हूँ मैं। सही कह रहे हैं आप। बढ़िया। तो न्यूरोकैप ब्रेन में खोजबीन करता है। देखिए, ये एक्चुअली प्रोडक्शन लाइन में काम करने वाले वर्कर्स के कॉग्निटिव स्टेट को समझने के लिए बना है। उनकी थकान या उनकी अटेंशन को सही से पहचान कर मैनेजमेंट अच्छे से फैसले ले सकता है। जैसे कि अगर वर्कर थका हुआ है या फिर उसका ध्यान भटक रहा है तो सिस्टम ये अलर्ट कर देता है कि उसे बदल दिया जाए। इससे प्रोडक्शन में सेफ्टी बनी रहती है और साथ ही साथ प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है, और ये बहुत अच्छी बात है। ये अलार्म क्यों बज उठा? इसलिए क्योंकि आपका ब्रेन काफी थक गया है और आपकी थकान का लेवल एक थ्रेशोल्ड के ऊपर चला गया है, तो ये अलर्ट कर रहा है कि अब आपको अपना काम बंद करके आराम करना चाहिए और अपने दिमाग को भी साथ में थोड़ा आराम देना चाहिए। इसे सुनकर एम्प्लॉयर मुझे ब्रेक देने का फैसला कर सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। ये टीम काम करने के अलग अलग तरह के माहौल भी सिमुलेट कर रही है ताकि समझ सकें कि खास कंडीशन में लोगों पर इसका क्या असर होता है। मैं महसूस करना चाहता हूं कि सर्वेलेंस में एक वर्कर कैसा फील करता है। ये साबित करता है कि एक टीवी शो होस्ट करना इतना आसान नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे मुझ पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। ये बहुत अजीब लग रहा है। ओके, मैं आपके शूज भी बदल देता हूँ। ओह, ये भी? बाप रे, मुझे तो बांध दिया गया है। मैं हिल नहीं सकता। अब आप सीधे आगे चलिए। हाँ, आगे की तरफ। अरे वाह, बढ़िया है। मैं तो टॉप फ्लोर पर हूं। मान लीजिए कि मैं कोई बिल्डिंग वर्कर हूं या विंडो साफ करने वाला, और अब मैं 20 मीटर की ऊंचाई से गिरने वाला हूं। अचानक मेरा सर चकरा रहा है। बहुत ही सेफ एनवायरनमेंट में मैं वो महसूस कर रहा हूं जो इस तरह के वर्कर्स जानलेवा हालात में फील करते होंगे। इस तरह न्यूरोकैप या ये सेंसर्स एम्प्लॉयर्स को खबरदार कर देंगे कि वर्कर इस वक्त डरा हुआ या थका हुआ है और उसके साथ कोई हादसा हो सकता है। सच में ऐसा लग रहा है कि मैं कभी भी गिर सकता हूं। ओके, अब मैं जंप करने वाला हूं। ओह माय गॉड! यूनिवर्सिटी के न्यूरो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की इस रिसर्च ने मुझे हैरत में डाल दिया। यहाँ तो हमारे दिमाग में झांकने की तैयारियां चल रही हैं। कुछ सिंपल सेंसर्स, एक कैप और बेसिक एल्गोरिदम के सहारे वो जान सकते हैं कि मेरे मन में क्या चल रहा है। न्यूरो कैप पहनकर काम करने का मतलब है कोई मेरे इमोशंस को पढ़ सकता है। ये जानकर मुझे घबराहट होने लगी है। शायद आगे चलकर सारे काम ऐसे ही किए जाएंगे। डर लग रहा है कि अनजाने में ही मैंने अपनी आजादी सरकारों या कंपनियों के हवाले कर दी है। भले रोज न्यूरोकैप ना पहनना पड़े, पर एल्गोरिदम्स निगरानी रख सकते हैं और शायद जल्द ही हमारी दिमागी हालत भी जानने लगेंगे। लेकिन अगर साइंटिस्ट्स ने हमारे ऑल्टरनेटिव वर्जन्स बना लिए तो क्या होगा? तब क्या हम अपनी आंखों देखी पर भी भरोसा कर सकेंगे? Spectre showed me that whoever controls the data controls the future. डीप फेक्स कहलाए जाने वाले ये वीडियोस एआई और एल्गोरिदम्स के जरिए लोगों के चेहरे और आवाज को कॉपी कर सकते हैं, यानी नकली फुटेज तैयार की जा सकती है। इंटरनेट पर गलत जानकारियों की एक नई लड़ाई शुरू हो चुकी है। हालांकि जरूरी नहीं कि इसका कोई नुकसान हो, पर इसका एक खतरनाक पहलू भी है। इस टेक्नोलॉजी से हम वो कहते या करते दिख सकते हैं जो हमने कभी किया ही नहीं। अगर हमने अपने वर्चुअल रूप पर कंट्रोल खो दिया तो समझिए हमारी आजादी तो गई। बर्कली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च लैब दुनिया की टॉप इमेज सिंथेसिस लैब है। यहां मैं पता करूंगा कि डीप फेक्स कैसे बनाए जाते हैं। एक ग्रेजुएट स्टूडेंट श्री गुनोसार मेरा सिंथेटिक वर्जन बना रही हैं। मेरी बॉडी काफी स्टिफ है, पर मेरा माइकल जैक्सन की तरह डांस करने का सपना रहा है। क्या मेरे शानदार डांस का फेक वीडियो बनाया जा सकता है? तो मैं अपना कैमरा ऑन करूंगी और आपको यहाँ वहाँ वॉक करना है और पोस्ट करना है, और मैं चाहती हूँ कि हम अलग अलग पोजीशंस में आपकी इमेजेस को रिकॉर्ड करें। आप समझ रहे हैं ना? ऑलराइट। और आपको पता है इसके बाद मैं क्या करूंगी? मैं किसी और को लूंगी और फिर उनके बॉडी के मूवमेंट्स को मैं आपके फेस के साथ मर्ज करूंगी। तो ऐसा लगेगा कि
आप ही मूव कर रहे हैं और डांस कर रहे हैं, आप समझे? वाह, तब तो मजा आ जाएगा। इस टेक्निक को जेनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क्स या गैंस कहते हैं। ये मेरी इमेजेस लेकर उन्हें डेटा पॉइंट्स में बदलेगी ताकि एल्गोरिदम्स मेरा वर्चुअल रूप बना सकें। हाँ। तो आपके एल्गोरिदम के 2 पार्ट्स। हाँ, 2 पार्ट हैं। हाँ ओके। बिल्कुल। पहला पार्ट आपकी फेक इमेजेस तैयार कर रहा है और दूसरा पार्ट उसे देख रहा है जैसे कोई आर्ट क्रिटिक हो। मानो जैसे वो फैसला कर रहा है कि ये असली आर्ट पीस है या नकली आर्ट पीस है, और इसी तरह हमारी इमेज बनती जाती है। ये आपके स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन को समझने की कोशिश करता है और इसके जरिए पहचानता है कि कौन सी इमेज असली है और कौन सी फेक है। सबसे मुश्किल होगा इसे नेचुरल दिखाना, है ना? हाँ, यही तो ट्रिक है। कभी डिजिटल इमेज क्रिएशन का इस्तेमाल सिर्फ हॉलीवुड के स्पेशल इफेक्ट्स आर्टिस्ट और बहुत काबिल प्रोग्रामर करते थे, पर आज ये सॉफ्टवेयर कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। श्री दिखा रही हैं कि कैसे उन्होंने ग्रेजुएट स्टूडेंट कैरोलाइन को माइकल जैक्सन की तरह डांस करते दिखाया। ये तो बिल्कुल वैसे ही डांस कर रही हैं। हाँ, तो यहाँ हम माइकल जैक्सन के मोशंस को कॉपी कर रहे हैं और ये नीचे उनके पोज को डिटेक्ट किया है और फिर इसे फ्रेम बाय फ्रेम इस लड़की पर ट्रांसफर कर दिया है। किनारों पर ये कंप्यूटर जनरेटेड लग रही है, वरना पहचानना मुश्किल है कि ये नकली है। ये एल्गोरिदम्स इस मायने में खतरनाक हैं कि ये एकदम असली इमेज क्रिएट कर लेते हैं। इनसे चेहरे बदले जा सकते हैं, चीजों को हटाया या बदला जा सकता है, लोगों की स्टेटमेंट्स बदली जा सकती हैं। ये सब हमारी निजी आजादी के साथ साथ नेशनल सिक्योरिटी और डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक हो सकता है। कांग्रेस डीप फेक्स के मुद्दे पर काफी गंभीर है। डीप फेक्स और डिसइंफॉर्मेशन के बाकी तरीके इसलिए खतरनाक हैं क्योंकि अब सोशल मीडिया हर तरफ छाया हुआ है। इससे गलत इंफॉर्मेशन बड़ी तेजी से फैलती जाती है। आप भले मुझे डांस में एक एक्सपर्ट दिखा रही हैं, पर मुझे लगता है कि ये बहुत डेंजरस टेक्नोलॉजी है। हाँ बिल्कुल, मेरे ख्याल से इन चीज़ों को कंट्रोल करने के तरीके होने चाहिए, पर यहाँ एल्गोरिदम को कंट्रोल नहीं करना है, यहाँ पर इसके यूज़ को कंट्रोल करना है। मुझे लगता है कि एक पब्लिक पॉलिसी होनी चाहिए और ये तय होना चाहिए कि क्या लीगल है और क्या लीगल नहीं है। अब ये वक्त आ गया है कि अपनी आंखों देखी या कानों सुनी पर यकीन नहीं किया जा सकता, और ना ही एल्गोरिदम्स पर। ये तो बहुत ही खतरनाक है। एल्गोरिदम्स न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को बंद कर सकते हैं, बैंकों पर हमला कर सकते हैं और इलेक्शंस को मैनिपुलेट कर सकते हैं। पर कुछ लोग हैं जो हमारी आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं यूरोप में हैकर्स के सबसे बड़े अड्डे पर जा रहा हूं। वहां एक हैकर से मिलूंगा। केओस कंप्यूटर क्लब या CCC दुनिया की एक जानी मानी डिजिटल ऑर्गेनाइजेशन है। Hey, nice to meet you. लिनस नॉयमैन उन गिने चुने हैकर्स में से हैं जिन्हें इस बारे में इंटरव्यू देने की इजाजत है। ये ग्रुप व्यक्ति की आजादी पर जोर देता है। सरकारें और कंपनियां एल्गोरिदम्स के सहारे किस तरह हमारी जिंदगी को कंट्रोल कर रही हैं, ये उसका विरोध कर रहे हैं। लिनस मुझे दिखाएंगे कि एल्गोरिदम्स डेमोक्रेसी के बुनियादी आधार यानी इलेक्शन के लिए कितने खतरनाक हो सकते हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं CCCB हैकर क्लब। केओस कंप्यूटर क्लब का काम यही है। ये गवर्नमेंट की वेबसाइट पर कब्जा करने को बिल्कुल तैयार है। इस काम ने हमारे बहुत सारे दुश्मन बनाए हैं, फिर चाहे वो कंपनियों में हो या सरकारों में। हमने पहली डिजिटल बैंक रॉबरी की, हमने डिजिटल इलेक्शन सिस्टम पर हमला किया। आप बस ये समझ लीजिए कि हम पढ़े लिखे समझदार टेररिस्ट्स की तरह हैं। केओस कंप्यूटर क्लब अक्सर पब्लिसिटी के लिए बड़े कारनामे करता है और सबको दिखाता है कि कैसे सरकारें और कंपनियां एल्गोरिदम्स और टेक्नोलॉजी का गलत यूज कर रही हैं। इनका एक सबसे ज्यादा सुर्खियों में आया कारनामा था जर्मन सरकार के बनाए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम्स को हैक कर लेना। देखिए, कंप्यूटर बेस्ड वोटिंग मशीन सिर्फ वोटिंग नहीं करती है। ये दिखाने के लिए CCC ने इन कंप्यूटर्स को हैक कर लिया और उनसे अलग अलग तरह से वोट्स गिनवाए। दरअसल उन्हें चेस कंप्यूटर की तरह इस्तेमाल किया गया और हम वोटर को दिखाना चाहते थे कि इस मशीन पर पक्का भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि वो एक कंप्यूटर है। तो केओस कंप्यूटर क्लब की वजह से वोटिंग कंप्यूटर्स जर्मनी में इलीगल बना दिए गए और दुनिया और जर्मनी में
डेमोक्रेसी को बचाने के लिए हमने ये सबसे बड़ा काम किया। क्या ये कह सकते हैं कि आपने देशों को सिक्योर बनाया है? देखिए, हम उसी सिक्योरिटी पर काम करते हैं जो किसी व्यक्ति के लिए हो या यूं कह लीजिए के लिए डेमोक्रेसी के लिए। तो आप कह सकते हैं कि हमने देशों को ज्यादा सिक्योर बनाया है, पर सच ये है कि उस देश के लोगों को पहले ज्यादा सिक्योर किया गया है। जब हम इन एल्गोरिदम्स के खतरों को जानते हैं तो फिर इन पर भरोसा क्यों करते हैं? आपको क्या लगता है कि हमने एल्गोरिदम्स को इतनी ताकत क्यों दी है? हम इन्हें गॉड या देवता की तरह क्यों मानते हैं? ये जो भी आंसर देते हैं, क्या उसे मानना जरूरी है? देखिए, सोसाइटी जिन चीजों को समझ नहीं पाती वो उन्हें ओवर एस्टिमेट करने लगते हैं। तो अगर किसी की ताकत कम करनी है तो समझो कि वो कैसे काम करती है या उसके काम करने का तरीका क्या है, और ये काम हम रोज करते हैं। ज्यादातर लोग नहीं जानते कि एल्गोरिदम क्या है। ज्यादातर लोगों को एल्गोरिदम की हदें नहीं पता है, और यहाँ तो हमने ज्यादातर लोगों को इनसे पूरी तरह से डरना सिखा दिया है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जो टेक्नोलॉजी को समझते हैं। वही हमें बताते हैं कि ये टेक्नोलॉजी क्या है, या फिर हमारा फ्यूचर क्या होगा, या फिर हमारे सामने आने वाली दुनिया कैसी होगी। और बाकी लोगों को इसके बारे में ज्यादा पता ही नहीं होता, और इसीलिए मेरा कहना है कि सारी जानकारियां फ्री होनी चाहिए। बताइए कि आप इस लड़ाई को रोज किस तरह से लड़ते हैं? क्या तरीका है? हम जनता को इन्फॉर्म करते हैं, और अगर इससे काम नहीं बनता तो हम जिस टेक्नोलॉजी को पसंद नहीं करते उसे हैक कर लेते हैं। हम में से ज्यादातर लोगों को बोलना उतना अच्छा नहीं आता जितना हैकिंग करना आता है। एक हैकर पहले समझता है कि ये कैसे काम करता है, उसके बाद उसे बदलकर अपनी मनमर्जी करवाता है। सीसीसी का काम यही है। हम यहाँ मिलते हैं, कभी कुछ बनाते हैं तो कभी कुछ तबाह करते हैं, और कुछ बेहतर बनाने के लिए तबाह करना जरूरी होता है। लिनक्स और कियोस्क कंप्यूटर क्लब एक आम आदमी की आजादी बचाने में जुटा हुआ है। देखिए, मेरा तो मानना है कि जो लोग सत्ता में हैं, उन्हें चैलेंज किया जा सकता है। कंप्यूटरों के जरिए हम अपनी दुनिया को और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। तो जैसी दुनिया इस वक्त है, क्या आपको अच्छी लग रही है? अगर ऐसा नहीं है तो मैं इसे बेहतर बनाने की कोशिश करता रहूंगा। लिनक्स ने मुझे बहुत इम्प्रेस किया है। मुझे लगता है कि वो मेरे लिए, हमारी सोसाइटी के लिए, आम जनता के लिए काम कर रहे हैं। वो हैकिंग की अपनी काबिलियत का इस्तेमाल पब्लिक के भले के लिए कर रहे हैं। डिजिटल वर्ल्ड में ऐसे लोगों की जरूरत है, क्योंकि मुझे तो लगता है जैसे एक जंग छिड़ी है मेरी आइडेंटिटी तय करने की, मैं कौन हूं और इसका कंट्रोल आखिर किसके पास होना चाहिए। लिनक्स ने मुझे दिखाया कि कैसे एल्गोरिदम डेमोक्रेसी के सबसे जरूरी स्तंभ पर असर डाल सकता है। इसका मतलब डिजिटल दुनिया में हमारी आजादी बहुत ज्यादा खतरे में है, पर यही एल्गोरिदम्स हमें आजादी भी दे सकते हैं। ये कोड समाज के कमजोर लोगों को नए मौके दे सकता है, बराबर के मौके। चलो चलो जल्दी करो। मुंबई का एक कोडिंग स्कूल गरीब बच्चों को अपनी जिंदगी बेहतर बनाने का एक रास्ता दिखा रहा है। इन बच्चों को मैथ्स के सारे कॉन्सेप्ट सिखाए जा रहे हैं, प्रोग्रामिंग और एल्गोरिदम्स के काम करने का तरीका भी। इसके पीछे मकसद ये है कि कोड सीखकर ये बच्चे अपनी सारी जिंदगी बेहतर बना सकते हैं, खूब आगे बढ़ सकते हैं। हेलो। हाय हाय अंजन। आपको कोडिंग में क्या पसंद है? सारे के सारे गेम्स? तो बेसिकली अभी हम लोग सीख रहे हैं कि उनकी बॉल जो है वो स्क्रीन के एजेस को बाउंस करती रहनी चाहिए कंटिन्यूसली। तो उसकी स्क्रिप्ट कैसे करते हैं, तो हम लोग उसकी स्क्रिप्ट कैसे बनाते हैं, तो वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ओके, बाउंसिंग बॉल के साथ किस तरह का गेम कर सकते हैं, बना सकते हैं? ये बच्चे कोडिंग के हुनर का यूज एप्स डिजाइन करने में भी कर रहे हैं। कोडिंग किस चीज में इस्तेमाल करते हैं दुनिया में? आपने किस टाइप का ऐप बनाया? इंग्लिश, हाँ, इंग्लिश स्पीकिंग के लिए, इंग्लिश सीखने के लिए इन लोगों ने ऐप बनाया था। रिंसा इस स्कूल के फाउंडर्स में से एक हैं। इनका मानना है कि ये बच्चों को अपने आप आगे बढ़ने का रास्ता दिखा रही हैं।
तो हमें एल्गोरिथमिक थिंकिंग के बारे में कुछ बताइए। देखिए, इसमें एक्चुअली वो पूरा प्रोसेस सीख रहे हैं, क्योंकि मैं उनसे कभी आंसर नहीं पूछती हूँ, मैं उनसे पूरा प्रोसेस पूछती हूँ। राइट, तो इन्हें पूरी प्रोसेस समझनी है। हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि कोडिंग से बच्चे कभी बोर नहीं होते। वो नई चीजें बनाना सीख रहे हैं, अटक जाते हैं पर सीखना चाहते हैं। ये बच्चे किस तरह के बैकग्राउंड से आते हैं? ये सब बेघर हैं, ये फुटपाथ पर रहते हैं और मेरा मानना है कि कोडिंग इनकी हालत सुधार सकती है और ज़िंदगी बेहतर बना सकती है। ये इन्हें एक्सपर्ट बनाती है। ये 21st सेंचुरी की स्किल है जो अब बहुत ज़रूरी बनती चली जाएगी। आपको क्या लगता है वो कोडिंग स्किल्स का इस्तेमाल किस तरह करेंगे? देखिए, हमारे पास ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीख रहे हैं, एल्गोरिथमिकली सोचना सीख रहे हैं, प्रॉब्लम्स को देखते हैं, उन्हें समझते हैं, और ये चीज़ हमेशा इनके साथ रहेगी, चाहे आगे चलकर ये कोई भी प्रोफेशन चूज करें। और मेरे हिसाब से ये कोई लैंग्वेज सीखने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रोसेस ज़्यादा मायने रखता है। अदिति इस स्कूल की एक स्टार स्टूडेंट है। कोडिंग के जरिए ये खुद भी आगे बढ़ रही है और अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर रही है। एल्गोरिदम्स क्या होते हैं? इसका मतलब ये है कि मतलब अभी मैंने ये 10th मूव सेकंड लिखा है, तो मतलब जो मैंने उसको बताया है वही वो करेगा, उसके अलावा वो नहीं करेगा। जो स्टेप बाय स्टेप वो मैंने उसको किया है ना, तो वो स्टेप बाय स्टेप ही होगा, एल्गोरिदम का मतलब। और ये कोडिंग आसान है सिखाने के लिए, सीखने के लिए? सीखने के लिए इजी है, बट थोड़ा सा माइंड का ज़रूरत है और दिमाग तो चाहिए ही चाहिए इसके। और तुम्हारे लिए ये कोडिंग मुश्किलों से बाहर निकालने के लिए काफ़ी है क्या? हाँ, सिर्फ थोड़ा किसी के मतलब गाइड करने की ज़रूरत है, न तो हो सकता है। आप क्या क्या सोचते हैं कि कोडिंग के साथ क्या करेंगे? मेरे पहले मैं तो मेरी मम्मी फैमिली को अपने संभालूंगी, फिर मेरा आगे का जो करियर है मैं उसको और आगे लेके जाऊंगी, फिर मेरे फैमिली वाले को जो पैसे वैसे का ज़रूरत हुआ तो मैं मम्मी पापा को हेल्प करूँगी। हाँ। अगर मैं कहीं बाहर गई, अगर मैं दूसरे कंट्रीज में गई, हाँ, तो वहाँ पे कोडिंग वगैरह सिखाते होंगे, तो मैं गर्व से कह सकती हूँ कि नहीं मुझे ये कोडिंग आता है करके मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ। अदिति जैसे बच्चों से मिलकर मैं इमोशनल हो गया हूँ। मैंने देखा कि कैसे वर्चुअल वर्ल्ड या कोडिंग की दुनिया सबसे गरीब लोगों की जिंदगी में उम्मीद की किरण लाई है। अगर आप इस मैथमेटिकल लैंग्वेज को या कोड को सीख लें तो बस कोई बाउंड्री बचती ही नहीं है। कई मायनों में कोडिंग की लैंग्वेज बराबरी का जरिया है। अगर आप बढ़िया कोडिंग कर सकते हैं तो मैथमेटिक्स या कोड की दुनिया ये नहीं देखती कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका रिलीजन क्या है। ये सही मायनों में यूनिवर्सल लैंग्वेज है और इस यूनिवर्सल लैंग्वेज को सीख लें तो आप दुनिया में किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। और यही बात मैथमेटिक्स को सबसे खूबसूरत बनाती है। एल्गोरिदम्स लोगों के लिए मौके तैयार करते हैं, उनकी जिंदगी को आसान बनाते हैं। मैंने महसूस किया कि किस तरह कोड आपको आजाद कर रहे हैं, पर मैंने ये भी देखा कि हर जगह मुझ पर नजर रखी जा रही है। मेरी फीलिंग को भी ट्रैक किया जा सकता है। इस तरह कोड के रहते मेरी आजादी खतरे में है। ये बिल्कुल 1984 मूवी की तरह है। जो दिख रहा है मैं उस पर यकीन नहीं कर सकता। अपने वर्चुअल रूप पर मेरा कोई काबू नहीं रह गया है। ये अपने आप में बढ़िया है पर है बड़ा खतरनाक। हाँ बिल्कुल, और मुझे लगता है कि इन्हें कंट्रोल करने का एक तरीका होना चाहिए। चाहे सरकारें हों या कंपनियां, पल भर में वो मेरी आजादी छीन सकती हैं। यानी मुझे पावर से सबसे बड़ा खतरा है। कुल मिलाकर ये पावर की जंग है। इसलिए हमें लोगों को ऐसे टूल देने होंगे जिनसे वो अपनी हिफाजत कर पाएं और अपने कोडेड वर्ल्ड में आजाद रह पाएं।